एक आशुतोष राणा जी हैं अभिनेता बॉलीवुड में। और शायद वो हिमाचल के हैं। तो वो कविताएं करते हैं, है ना। साहित्य में उनका योगदान है और फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड है उसमें बहुत सारे रोल उन्होंने किए हैं और जाने माने अभिनेता हैं। वो अपने बचपन की, जब वो छोटे रहे होंगे, स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे, 7वीं 8वीं में, तो जबकि अपनी एक घटना बता रहे हैं। और वो घटना है उनके और उनके माँ के बीच के वार्तालाप की, कि वो स्कूल पढ़ने जाते हैं और उनका कहना था कि उन्हें स्कूल के जो सामान्य सिलेबस था उसमें कोई बहुत रुचि नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत रुचि खेल कूद, साहित्य इत्यादि में इस तरह से थी। तो वो इतना ही पढ़ा करते थे कि जितने में पास हो जाएं भाई, क्योंकि मजबूरी है, पास नहीं होगी तो अगली क्लास में स्कूल वाले भेजेंगे नहीं। तो ये मजबूरी उनको रहती थी। और ये मजबूरी मुझे भी कुछ सब्जेक्ट में होती थी, जैसे इतिहास है, भूगोल है, आर्ट है। इसमें मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी। मैं उतनी मेहनत करता था, करनी पड़ती थी, जितने से भाई मैं इसमें पास हो जाऊं। और पास लायक ही नंबर मुझे उसमें आते भी थे। और शायद ये बात टीचर भी समझते होंगे, और इन विषयों में अधिकतम लोगों को वो पास कर ही देते थे। अब कोई बिल्कुल ही कुछ ना करके आए तो अलग बात है, नहीं तो कुछ भी आर्ट में कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना के आओ तो पास एक 3rd डिवीजन के नंबर वो दे ही देते थे। इतिहास भूगोल में भी शायद ऐसा ही करते होंगे, ऐसा सोचते हुए वो भी समझते होंगे इन सब बातों को, कि इन चीज़ों में फेल करके बच्चे को इस क्लास में रखने से कोई ऐसा खास मतलब नहीं है। तो उनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ आई बटन में, आशुतोष राणा जी का, उसको सुन लो। बड़ी अच्छी कविता के रूप में भी बोल रहे हैं और एक बड़ा अच्छा संदेश है लोगों के लिए, कि आज की व्यवस्था बच्चों को और बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को, और उनके माता पिता के साथ साथ उनके गुरुजनों को, टीचर्स को कैसे बाध्य करती है एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, है ना। मैं दुर्व्यवहार बाध्य करती है, कैसे करती है इसको मैं आपको समझाऊंगा। आप वो वीडियो सुन के आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी देर का ही है। बच्चा 4-5 साल तक जो है बड़ी अच्छी स्वर्ग जैसी स्थिति में गुजारता है। मतलब अगर उसके माता पिता मध्यम आर्थिक स्थिति है या उच्च आर्थिक स्थिति है, उसके नीचे तो वहाँ बच्चे का कोई ऐसा स्वर्ग जैसा नहीं होता, वहाँ भी उसका नरक ही रहता है। तो अब सोचो कि 5 साल तक बच्चे को सब कोई लोग गोद में उठाए घूम रहे हैं। वो छोटी छोटी फरमाइशें करता है कि कोई खिलौना ला दो, नए कपड़े दे दो, कुछ मिठाई खिला दो, कुछ केक खिला दो, कुछ थोड़ा सा कंधे पे बिठा के घुमा के ले आओ, कुछ खेल लो उसके साथ बैठ के। और जब सब खाना खा रहे होते हैं तो एक टुकड़ा इससे खा लिया, एक टुकड़ा उससे खा लिया, उसकी गोद में बैठा, इसकी गोद में बैठा, ऐसे करके उसका जीवन जो है चलता जाता है। बहुत थोड़ी सी उसकी इच्छाएं होती हैं और जनरली उन इच्छाओं को लोग पूरा कर ही देते हैं। पर जैसे ही बच्चा 4 से 5 साल का बड़ा होता है, और आजकल तो 3 साल का ही होते होते लोग उसको एक प्ले स्कूल जैसा रहता है, वहाँ पे कुछ खेल भी रहता है, कुछ पढ़ाई भी रहती है, उसमें डाल देते हैं। पर 5 साल के बाद तो लगभग काफ़ी सारे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में डाल ही देते हैं। अब वहाँ से शुरू होता है कि एक तो सुबह उठना, सभी बच्चों का नहीं रहता कि वो सुबह उठ जाएं। कुछ बच्चे अपनी माँ के साथ या दादी के साथ वो सुबह उठती हैं तो वो भी उठ जाते हैं। पर थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, 6 साल के, 7 साल के, तो वो सुबह को या तो ठंड के दिन है, बरसात के दिन है, या ऐसा कुछ है, तो कई बार वो नहीं उठना चाहते। पर अब स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए उन्हें सुबह उठना ज़रूरी है, उनको फिर तैयार करना है, फिर उनका वो टिफ़िन विफ़िन सब पैक करके और उसे स्कूल भेजना है। स्कूल जाता है चल के। कई जगह आप जाओगे रिमोट एरिया में, गाँव वगैरह में, तो वहाँ स्कूल थोड़े दूर होते हैं, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर। अभी जहाँ मैं यहाँ शिमला में हूँ, उत्तराखंड में, तो यहाँ का छोटे बच्चों का 5वीं का स्कूल तो यहीं इस गांव में है। लेकिन 5वीं से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर, 7-8 किलोमीटर दूर पटवारी में जाते हैं, 8 किलोमीटर। अब उनमें से अधिकतम बच्चे, क्योंकि पहाड़ी है तो साइकिल यहाँ काम नहीं करती है, तो वो ज़्यादातर पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। अब आप सोचो, 7 से 8 किलोमीटर रोज,
7 से 8 किलोमीटर का मतलब हो गया 2 घंटे लगभग जाने में और 2 घंटे आने में। 4 घंटे तो वो रोज पैदल आते और जाते हैं। और जिन्हें कॉलेज में जाना है उन्हें या तो यहाँ से 30 किलोमीटर वहीं पे हॉस्टल वगैरह में कहीं रहना पड़ेगा, और जिनके पास खर्चा नहीं है वो जा ही नहीं सकते। डेली का अप डाउन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें और भी लंबा समय लगता है, किराया भी देना पड़ेगा क्योंकि इतना तो पैदल नहीं जा सकता। तो ये सारी बच्चों के साथ में मुश्किलें शुरू हो जाती। दूसरा कि उसे सारे सब्जेक्ट जो है वो पहली क्लास से ही या 5वीं क्लास से ही उसको दे दिए जाते हैं, जिनमें कईयों में उसकी रुचि नहीं होती, ये बहुत कम रुचि होती है। कोई एक दो विषय में ठीक ठाक रुचि होती है, लेकिन उसे पढ़ने सारे पढ़ते हैं, नहीं तो स्कूल वाले उसे फेल करते रहेंगे, या पेरेंट्स की मीटिंग बुलाएंगे और उनको सुनाएंगे कि आपका बच्चा ऐसा है वैसा है। और जब वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स के बीच में ऐसा बोला जाता है तो उन पेरेंट्स को इंसल्ट जैसी भी अनुभव होती है, ऐसा लगता है कि बेइज्जती जैसी अनुभव हो रही है बच्चे की वजह से। तो वो उस बच्चे को फिर घर में आके डांटते हैं कि तेरी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है, हम तेरी फीस भर रहे हैं, तुझे खाना पीना दे रहे हैं, क्या कमी कर रहे हैं कि जो तू पढ़ नहीं रहा है, हम अपना पेट काट रहे हैं और फिर तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं मेहनत करते हो, वगैरह वगैरह। अब माँ बाप को तो पता नहीं कि भाई हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है, हर बच्चे की लाइक डिसलाइक अलग होती हैं, पसंद नापसंद अलग होती हैं, हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती हैं जो उसे पैदाइशी रूप में अपने माता पिता से मिली होती है। अपने माता पिता से भी नहीं, अपने माता पिता के कॉम्बिनेशन से मिली हो। तो अब माता पिता का कॉम्बिनेशन में क्या अभिव्यक्त हो जाएगा, क्या निकल आएगा, उसकी अभी कोई कैलकुलेशन है नहीं दुनिया में, कुछ भी हो सकता है टाइप का। तो अब ये रस्साकसी शुरू हो जाती है, घर में शुरू हो जाती है बच्चे और माता पिता के बीच, और स्कूल में शुरू हो जाती है बच्चे और गुरुजनों के बीच। और कभी कभी पेरेंट्स को, माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है मीटिंग्स के लिए, तो वहाँ पे गुरुजनों और माता पिताओं के बीच अब ये रस्साकसी शुरू हो जाती है। अब ये रस्साकसी क्यों है, इसका एक और मात्र एक कारण है कि माता पिता को और गुरुजनों को लगता है कि अगर बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आया सारे विषयों में, 90%, 95%, 80%, तो उसका भविष्य डॉक्टर का, इंजीनियरिंग का, मैनेजर का है, ऐसी किसी जॉब पर नहीं जा पाएगा जहां अच्छे पैसे कमा सके। और माता पिता भी चाहते हैं कि हम अपना पेट काट के उसको पढ़ा रहे हैं तो ये इस लायक बने कि भाई अच्छा खासा पैसा कमाए, बुढ़ापे में हमारी भी सेवा करे और खुद भी ढंग से रहे जिए। गुरुजन जो हैं उनके अपने स्कूल होते हैं, उनका अपने स्कूल का रिजल्ट उन्हें उन्हें दिखाना होता है, रिकॉर्ड दिखाना होता है कि हमारे यहाँ हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को कि उनके नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर प्राइवेट स्कूल है तो ज़्यादा दबाव है, सरकारी है तो कम दबाव है, लेकिन वहाँ भी दबाव रहता है क्योंकि उन्हें भी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले अगर उनका रिजल्ट ऐसे तो खराब ही आता है ज़्यादातर, और फिर भी इतना ज़्यादा खराब ना आ जाए कि देखना पड़े कि प्राइवेट स्कूल में कम पैसे लेकर भी टीचर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और सरकारी स्कूल में टीचर ज़्यादा पैसे लेके भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें भी अपने अंदर एक आत्मग्लानि सी भी होती है। और जब लोगों का वो सामना करते हैं इस मामले में, क्योंकि बात उठती होगी जगह जगह जब वो जाते होंगे, तो उन्हें भी बेइज्जत होना पड़ता है। तो माता पिता को बेइज्जत होना पड़ता है, गुरुजनों को बेइज्जत होना पड़ता है, बच्चा तो घर में भी और वहां पर भी बेइज्जत होते रहता है। एक आध परसेंट ऐसे बच्चों को छोड़ के जिनके नंबर अच्छे आते रहते हैं, 2-4% बच्चों को छोड़ के, या जिनके माँ बाप इतने समझदार हों, जैसे आशुतोष राणा जी की माँ, वो कह रही हैं कि भाई हम तुम्हें स्कूल स्कूल में इसलिए नहीं भेजते कि तुम बहुत नंबर लेके आओ, तुम प्रश्नों के उत्तर बड़े अच्छे से लिखो, नहीं, हम तुम्हें इसलिए भेजते हैं कि तुम जीवन को समझो, जीवन को जानो। अब इस प्रकार की जो विदुषी महिलाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं, या पिता भी बोलें तो बहुत कम होते हैं। वही एक आध परसेंट कोई होंगे जो अपने बच्चों पर नहीं जोर डालते होंगे, समझते होंगे इस चीज़ को कि भाई हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं, जितना कर सकेगा करेगा टाइप का। और वो स्कूल में भी बोल देते हैं भाई ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना बच्चे पे, जितना पढ़े पढ़ाना, नहीं तो। पर ऐसे एक आध परसेंट माता पिता के बच्चे होते हैं जिन्हें इस प्रकार की रिलैक्सेशन मिल जाता है, पर ज़्यादातर बच्चों की वाट लगी रहती है। घर में भी, घर में ना उनको खेल नहीं दिया जाता, बोले जब तुम खेल में ही लगे रहते हो सारे दिन, तुम पढ़ते नहीं हो। मतलब वो बच्चा दिन में पता नहीं कितनी बार ताने सुनता होगा, और ऐसे ताने सुनता सुनता बड़ा होता है,
और भाई इतने नंबर लाओगे तो साइकिल मिलेगी, इतने नंबर लाओगे तो खिलौना मिलेगा, इतने नंबर लाओगे तो घड़ी मिलेगी, इतने नंबर लाओगे तो मोबाइल मिलेगा। इस तरह की शर्तें, इस तरह की कंडीशन माता पिता बच्चों के साथ लगाते रहते हैं, और बच्चा उधर स्कूल में पिसता रहता है और इधर घर में पिसता रहता है। और जब कोई रिश्तेदार आते हैं वो भी पूछते हैं, और भाई बच्चों कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है, और फिर उन्हें वहाँ बेइज्जत होना पड़ता है, क्योंकि घर के लोग फिर से बोलते हैं कहाँ पढ़ता लिखता है, थर्ड डिवीजन नंबर लेके आ रहा है, पास भी नहीं हो रहा है, या फेल हो रहा है, या 90% नंबर नहीं लेके आ रहा है। ये हाल चलता रहता है। अब ऐसे बच्चे जो जिनकी संख्या अधिकतम है, वो जब बड़े होंगे तो उनकी पर्सनैलिटी क्या विकृति लेके नहीं विकसित होगी? क्या नेगेटिविटी, इतनी इतनी सारी नेगेटिविटी जो वो रोज इकट्ठा करेगा स्कूल में, घर में, गुरुओं से, अपने माता पिता या अभिभावकों से, अपने रिश्तेदारों के उसमें, अपने मित्रों के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। मतलब क्या पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होगी, क्या बनेगी उसकी, उसकी पर्सनैलिटी कितनी विकृत बन चुकी होगी। किन माता पिता से उसे प्रेम बचेगा, जबकि माता पिता उसकी खूब सेवा कर रहे हैं, जितनी कर सकते हैं, खाना कपड़े सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन वो है ना कि अनकंफर्ट जो है वो एक बहुत सालता है। अगर 4 कंफर्ट भी हों तो एक अनकंफर्ट जो लगातार रहे, वो कंफर्ट को भुला देता है। तो फिर बड़े होके बच्चे माता पिता से दूर हो जाते हैं, उन्हें अपनी बहुत सारी बातें नहीं बताते, उनके बीच में एक गैप आने लगता है। आपस में जो एक कॉन्टैक्ट का एक रहता है, वो गैप आने लगता है ना? बच्चा डे बाय डे अपने माता पिता से दूर होने लगता है, गुरुजनों से भी दूर होने लगता है, पिछली वाली बेंच पे बैठने लगता है कि गुरु की नज़र वहाँ ना पहुँचे तो ही ठीक है। जब भी मौका लगे तो स्कूल बंक करने लगता है, स्कूल छोड़ने लगता है ना? ये घटनाएँ उनके जीवन में घटने लगती हैं, और फिर उसकी जगह फ़िल्म देखने जाएगा, या बाहर जो इस प्रकार के बच्चे हैं, कुछ तो करेंगे ही, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ चीज़ में चला जाएगा। इस तरह से सब उनका जो जीवन है वो एक, अधिकतम बच्चों का जीवन बिखर के रह जाता है। और जो लोग 80%, 90%, 70% इस तरह के नंबर भी लाते हैं, उनमें भी एकदम टॉप वाले बच्चों को छोड़ दिया जाए तो नीचे वाले बच्चों को भी कई बार जॉब नहीं लगती है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, जॉब कम है। तो अब अगर 90% के ऊपर ही जॉब भर जाती है तो उसके नीचे के बच्चे तो बेरोजगार होंगे। उनको जब तक पढ़े तब तक तो उतनी समस्या नहीं रही, लेकिन जब देखा कि भाई जॉब नहीं लग रही है, और अब 90% के आसपास नंबर हैं, जॉब नहीं लग रही है, तो अब कोई छोटी-मोटी जॉब करेगा नहीं वो। जैसे 10, 20, 30 हज़ार रुपए की, मतलब क्या हुआ? तो उसका मोरल डाउन होगा। तो ये वाली जॉब करेगा नहीं, वो वाली मिलेगी नहीं, वो एक अलग मानसिक समस्या में चला जाता है। आशुतोष राणा और उनकी जो माँ के बीच संवाद है, वो इस चीज़ को उद्धृत करता है। इस चीज़ को हमें हमें समझाता है कि बच्चे जो कोमल अभी हैं, अभी उन्होंने दुनिया के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है कि यहाँ पढ़ने से जॉब होती है, क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता है। बस वो घर वाले स्कूल भेज देते हैं तो स्कूल चले जाते हैं, और वहाँ जैसा व्यवहार होता है उनके साथ, उसको वो जैसा भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं करते हैं, और फिर घर में जैसा व्यवहार होता है इसको भी जैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं करते हैं। क्योंकि उन्हें तो ये समझ नहीं आता है कि 90% नंबर लाने क्यों ज़रूरी है। बचपन में उन्हें बस इतना ही लगता है कि अच्छा, कोई बच्चा ज़्यादा नंबर लेकर आ रहा है, उसका एप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है, तो सोचते हैं शायद हमारी भी प्रशंसा होती। इतना ही समझता है कि इससे अच्छा इससे प्रशंसा होती है। उसे थोड़ी ना समझ है कि भाई साहब, कम नंबर लाने से आगे एडमिशन नहीं मिलेगा कॉलेजेस में, कहीं कंपटीशन में बैठ नहीं पाओगे ठीक से, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ बढ़िया पैसा नहीं मिलेगा, तो भाई अच्छी ज़िंदगी नहीं कटेगी। इतना सब कैलकुलेशन बच्चों को थोड़ी होता है। ये तो जब 15-20 साल का बच्चा होने लगता है तब जाके ये लोग बताने लगते हैं कि अच्छा जॉब कोई चीज़ होती है, और ऐसे-ऐसे, और फिर वो और एक डिप्रेशन में जाने लगता है, और एक मानसिक तनाव में जाने लगता है कि अच्छा, मतलब अब जॉब भी ठीक से नहीं लगेगी, हैं लेबरगिरी करनी पड़ेगी। तो माने जिस 5 साल तक बच्चे का थोड़ा स्वर्गीय जीवन था, और बाद में फिर वो नारकीय होने लगा, और वो नारकीयता बढ़ने लगी, उसका अप्रोच कैसा होगा इस दुनिया को देखने का, इस दुनिया के लोगों को देखने का, अपने आस-पास के जो सगे-संबंधी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, अभिभावक हैं, गुरु लोग हैं, उनके
तरफ कैसा अप्रोच होगा कि यार ये इन लोगों ने कैसी दुनिया बनाई है। अच्छा, भगवान भगवान भी इस दौरान आने लगते हैं, सोचते हैं भगवान पागल है क्या, वो जो ऐसी उटपटांग टाइप की ऐसी दुनिया बना रखी है उसने कि जहाँ 5 साल से नरक शुरू हो जाता है। तो फिर वो लोग सुनते भी आते हैं, जो ये आध्यात्मिक लोगों से, गुरुओं से, कथावाचकों से, कि भाई ये दुनिया तो नरक से भरी है, यहाँ तो दुखी है। बुद्धा बोलते हैं, बुद्धा का पहला आर्य सत्य, कि भाई इस दुनिया में तो अल्टीमेटली दुखी है। और इस दुख से बचना है तो भैया इच्छाएं करना बंद कर दो, इच्छाओं से बाहर निकलो, ज्यादा से ज्यादा रोटी कपड़ा तक रख लो, बस इससे ज्यादा नहीं कर रखो भाई। और रोटी कपड़ा भी कितना, कि भिक्षा मांग के, वो भी काम नहीं करना है उसके लिए। काम में गए तो तनाव, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी, समाज में बेइज्जती। हाँ, 100 रुपये कमा रहा है, साधु बन जाओ तो भैया फ्री की इज्जत मिलेगी। सब लोग, सब नहीं तो अधिकतम लोग आपके पैर छुएंगे और रोटी कपड़ा तो दे ही देंगे। इस तरह का ऐसी जिंदगी है। तो ये सब सोचते सोचते, सुनते सुनते, देखते देखते बच्चा बड़ा होता है। जैसे मैं भी इन्हीं सब चीज़ों में गुजरा। मेरा भी जो परिवार था वो निम्न मध्यम परिवार से, मध्यम परिवार में निम्न मतलब लेबर से ऊपर का आप समझ लो। माने हमारे यहाँ लेबर, मैंने नहीं देखा अपने घर में कि हमारे घर में किसी ने किसी की जाके लेबर की हो, छोड़ के उसके ऊपर का जो रहता है बस। कि जिन मतलब ऐसे किसान जिनके पास थोड़ी सी एक जमीन होती है और एक आध बच्चा घर में आर्मी में या कहीं पुलिस में लगा होता है, और इस तरह का बड़ी फैमिली। तो निम्न मध्यम परिवार में भी मेरा जन्म हुआ, जो कि मेरे ख्याल है इसमें भी 20-30% बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि 60% बच्चे तो निम्न आर्थिक स्तर में ही रहते हैं, उनकी स्थिति तो और भी खराब होती है। तो मध्यम परिवार में ये रहता है कि घर के लोग बच्चों को जैसे तैसे पढ़ा भी देते हैं, और अगर कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में रुचि है तो वो पढ़ भी लेता है, क्योंकि उसे मौका मिल जाता है। निम्न में तो जिनको रुचि भी होती होगी उनको भी मौका नहीं मिलता, स्कूल दूर है या फीस नहीं दे सकते हैं या वगैरह वगैरह, या माता पिता के साथ ही काम पे जाना पड़ता है, इतनी इनकम नहीं है कि माता पिता उसे स्कूल में पढ़ा सकें वगैरह वगैरह। तो मध्यम परिवार के कुछ बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाती है, तो वो ऐसा सोचने समझने में ऐसे सक्षम रह जाते हैं, और ये सारे अनुभव भी लेते हैं जीवन में, कड़वे अनुभव जो घर की ओर से भी होते हैं। मुझे भी पढ़ाई की वजह से तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा शरारती जैसा था कई बार, तो उस वजह से कई बार मेरी पिटाई हुई। और मेरे हर एक तरह के दोस्त होते थे, जिन्हें उस समय आवारा, बदचलन, ऐसे उपाधियों से नवाजा जाता था गांव के लोगों के द्वारा। मुझे नहीं समझ में आता था कि इन्हें ये ऐसा लोग क्यों बोलते हैं। बस उनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती थी, स्कूल बंक मारते थे और थोड़ा बाहर आवारागर्दी टाइप की ऐसी करते थे, इस वजह से वो उन्हें ऐसा बोलते थे। तो या सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते थे या सिनेमा वगैरह देखते थे, तो मैं भी उनके साथ कभी कभी जाता था। उस वजह से मुझे भी कई बार डांट पड़ती थी, कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी। तो मेरी तो कभी कभी होती थी, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। उन लोगों के साथ तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन यही हाल रहता था। वो पता नहीं कैसे सोचते सोचते बड़े हुए होंगे, सोचा ही जा सकता है उनके बारे में। और फिर बाद में कोई लेबर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी की जॉब नहीं लग रही है। ये जीवन है, या वही बुद्धा की बात यहाँ सही होती हुई जैसे आदमी को लगती है कि भाई साधु लोग कह रहे हैं कि ये जीवन दुखी है, दुख के अलावा कुछ है नहीं है, तो उन्हें भी दुखी जैसा लगता है। लेकिन फिर देखते हैं कि 10% लोग तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये कौन से ग्रह के लोग हैं, इनके पास कैसे सारी सुख सुविधाएं हैं। जब देखते हैं कि सड़क पे से चमचमाती कार जा रही है, बढ़िया से कपड़े बूट पहन रखे हैं उसने, और अमीर है कई बार तो वो भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्योंकि अमीरों के बच्चे भी सब पढ़े लिखे हों ज़रूरी नहीं है, वहाँ भी कई बार कम पढ़े लिखे होते हैं, पर उनका बिजनेस है वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो वो बड़े अच्छे से मौज मार रहे हैं। तो देखते हैं, तो बुद्धा की बात पे संशय भी होता है कि ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ तो अमीर लोग भी हैं जो ऐश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग परेशानी में हैं। तो वो ऐसे ऐसे द्वंद्व में जो है उनका जीवन चलता जाता है। कभी उन्हें लगता है बुद्ध की बात सही है, कभी उन्हें लगता है नहीं नहीं नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। जैसा मुझे भी लगा, मुझे भी कभी कभी लगता था यार, राजकुमार थे, बन गए, कुछ तो गड़बड़ रही होगी। फिर जब अपने अनुभव होते थे देखते थे नहीं यार ऐसा तो नहीं है। इस तरह का द्वंद्व रहता था, इस तरह के सवाल खड़े होते थे। बड़े हुए
और चीज़ें स्पष्ट हुई तो और पता चला, और बड़े हुए। तो फिर फैसला ही कर लिया मैंने कि भाई अब साधु बन के पूरे जितना भी घूम सकते हैं घूमेंगे, क्योंकि जॉब करके और पैसा वैसा कमा के और फिर घूमने की बात हुई तो फिर घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो पैसे ही कमा लो या तो घूम ही लो। तो मुझे ये साधु बन के ये फ्री वाला तरीका अच्छा लगा कि यहाँ खाना कपड़ा तो मिल ही जाएगा। तो बस मैंने फिर साधु बनने का निर्णय ले लिया और मैं 27 साल की उम्र में मैं साधु बन गया और लगभग 11 साल के आसपास मैं भ्रमण करता रहा जगह जगह, जहाँ जहाँ भी पता चला। और चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती गईं और पता चला कि नहीं, गड़बड़ कुछ और है। बुद्धा भी जो कह रहे हैं वो भी सही नहीं है, लोग जो कह रहे हैं वो भी सही नहीं है, और अमीर जो कह रहे हैं वो भी सही नहीं है। सब जगह आंशिक रूप से मामला ठीक लगा। दुनिया में दुख है ये भी आंशिक रूप से ठीक लगा, दुनिया में सुख है ये भी आंशिक रूप से ठीक लगा। तो फिर इनके कारण वगैरह में मैं खोजने गया कि इनके कारण क्या है यार, दोनों चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, सुख भी और दुख भी। वो कारण भी निकल के आए जो मैंने अपनी किताब संपूर्ण समाधान में लिखे हैं। तो उसका लिंक नीचे पीडीएफ में फ्री में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। फिर और बड़े हुए तो ये सब चीज़ें समझ में आने लगी। ध्यान साधना वगैरह करते ही थे तो अंदर के भी स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत सारे हो गए, उनको भी मैंने चेक किया। मैंने देखा कि उस तरह के एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों को होते थे, पर वो चेक नहीं करते थे कि ये वास्तविक है कि काल्पनिक है। मैंने उन पर भी सवाल उठाए, उन्हें भी चेक किया और उसको सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया, उनमें अंतर किया कि अच्छा ये काल्पनिक वाले अनुभव हैं और ये वास्तविक वाले वाले अनुभव हैं। फिर उनसे कारण निवारण ये सब चीज़ें मैंने निकाली, जो फिर एक और किताब है संपूर्ण जीवन दर्शन, उसमें लिखी दर्शन के रूप में। उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप फ्री में पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या हमारे इसी चैनल पर ऑडियो के रूप में फ्री में सुन सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो ये सब देखा, और फिर बच्चे की जो ज़िंदगी 5 साल की उम्र से नरक बननी शुरू हो जाती है, और फिर ताउम्र 90% बच्चों की या बोले लोगों की ज़िंदगी नरक बनी रहती है। 10% लोग कुछ हद तक एंजॉय करते हैं, कुछ मामलों में उनकी भी ज़िंदगी नरक बनी रहती है। इस सब के कारण निवारण मैंने खोजे, जो इन दोनों पुस्तकों में लिख दिए हैं, और बहुत सारे वीडियोज़ इस यूट्यूब पर हैं इन चीज़ों को समझाते हुए, आप उन्हें जाके समझ सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक शिक्षा व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था एक अलग से लिखी है। शिक्षा व्यवस्था कैसी लिखी है कि बच्चे का एडमिशन तो ज़रूर 5 साल की उम्र में हो जाएगा, लेकिन एक तो स्कूल 6 घंटे 8 घंटे का नहीं होगा। स्कूल मात्र 2 घंटे का होगा, जो अनिवार्य स्कूल है। और वो ऐसे सुबह नहीं खुल जाएगा कि 8 बजे 9 बजे, ना, वो आराम से 12 बजे खुलेगा और 2 बजे बंद हो जाएगा। या अगर शिफ्ट में करेंगे तो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट ऐसे कर लेंगे कि भाई कुछ बच्चे 10 से 12 हो जाएंगे, कुछ 12 से 2 हो जाएंगे, कुछ 2 से 4 हो जाएंगे, इस तरह से, ताकि बच्चों को खेलना कूदना, है ना, वो अधिक से अधिक मिले। हाँ, जिन बच्चों की बहुत पढ़ने में रुचि है उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था रहेगी वैकल्पिक रूप से। तो वहाँ लाइब्रेरी है, टीचर्स वगैरह उपलब्ध रहेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सब हैं ही हैं, वहाँ से भी वो सब देख सकेंगे। इस तरह से जो है चलेगा, और वहाँ एग्ज़ाम नहीं होगा भाई, है ना? और ये पेरेंट्स मीटिंग जो होती हैं तो बिल्कुल नहीं हो। और वहाँ जितनी भी जॉब हैं सब, जैसे आप लेबर से लेके और A1 क्लास तक जितनी भी बोलते हो, वो सब की सब एक ही वैल्यू की जॉब हो। मतलब आप किसी भी जॉब में जाएँगे, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, क्योंकि उस व्यवस्था में पैसा खत्म, पैसा नहीं है। बिना करेंसी वाली व्यवस्था है कि आप वहाँ काम कोई भी करेंगे, चाहे आप टैक्सी का काम करेंगे, चाहे आप कहीं खेती का काम करेंगे, जैसे आज की दुनिया में आप लेबर बोलते हैं वो करेंगे, या बाबू वाला काम करेंगे, या मैनेजिंग वाला, या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, काम कुछ भी, आप जिस भी काम में जाएँगे आपकी रुचि वाला, क्योंकि पूरी एजुकेशन आपकी रुचि पर आधारित है। जिन विषयों पे रुचि है उन्हीं को पढ़ो, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है कि जिन विषयों में रुचि नहीं है भाई साहब उनको भी पढ़ना है ना। उनको जितना काम चलाओ आपको नीड है या काम चलाओ रुचि है उतना पढ़ो, बहुत है। जिसमें विशेष रुचि है उसी को पढ़ो, जितनी रुचि है उतना पढ़ो। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था।
फिर जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो एक बार उसका एग्जाम होगा ये जानने के लिए कि ये किस विषय में कितना निपुण हो गया है, बस। कंपटीशन करने के लिए नहीं। कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां हर जॉब का एक ही बराबर ही वैल्यू है, तो माँ बाप को फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे को भी फर्क नहीं पड़ेगा किस जॉब पे जा रहा है। आज क्यों फर्क पड़ता है कि भाई साहब डॉक्टर, इंजीनियर है, सीईओ, भाई ये वाली जॉबों में अच्छा पैसा मिलता है, और तो फर्क पड़ता है। पता चला हर जगह सब सेम ही है, तो ना माँ बाप को फर्क पड़ेगा ना बच्चों को फर्क पड़ेगा। अब वो कैसे तय करेंगे? अपना सिलेबस तय करेंगे वो अपने इंटरेस्ट के आधार पे, और अपनी जॉब भी तय करेंगे इंटरेस्ट के आधार पे, जिसमें इंटरेस्ट है, जितना इंटरेस्ट है, जितना सीख गए। तो 20 साल की उम्र के बाद एक बार एग्जाम होगा ये जानने के लिए कि ये किस विधा में कितना डेवलप हो गया है। फिर उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग में उसको भेज दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए, जब तक उसकी उम्र 25 साल की होगी। तो वहां वो जिसमें जितना भी दक्ष होगा ट्रेन लेके, और वो काम 25 साल की उम्र के बाद में उसको दे दिया जाएगा, बिना कोई इंटरव्यू ये वो कुछ नहीं। इधर ट्रेनिंग खत्म, अगले दिन से या 2-4 दिन की छुट्टी देने के बाद में, और फिर वहां पे उसका जॉब शुरू। जॉब 4 से 5 घंटे की होगी, और सप्ताह में 5 बार। और चूंकि आगे तो रोबोट्स का जमाना आने वाला है, मशीनें बहुत काम कर लेती हैं, तो ये काम के घंटे और भी कम हो सकते हैं। इतना ही काम रहेगा। सारी सुख सुविधाएं व्यवस्था के द्वारा उन्हें उनकी इच्छा और उनकी रुचि के आधार पर जो डिमांड करेंगे वो उन्हें मिलती रहे। इस प्रकार की एक नई व्यवस्था जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, वो मैं लोगों के लिए प्रस्तावित कर रहा हूँ इस दुनिया के लिए, जिसमें ना कहीं युद्ध होगा। माने ये पूरी दुनिया के लिए है। विश्व वसुधैव कुटुंबकम उसका श्लोक है, पूरी दुनिया के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिना, जितने भी सब लोग हैं इस दुनिया में सब सुखी रहें। और सुखी मतलब क्या होता है? कि जैसा जीवन आप चाह रहे हैं वैसा जीवन आपको मिलता रहे। कैसा जीवन मिलता रहे आपको? आपकी जो जो इच्छाएं होती रहे उनकी पूर्ति होती रहे। चाह रहे हैं मतलब इच्छा, तो आपकी जब जो इच्छा होती रहे उसकी पूर्ति होती रहे, ऐसा जीवन आपको मिलता रहे। तो फिर ये आशुतोष राणा जी के साथ जो रगड़म रगड़ा हुई कि माता जी पूछ रही हैं कि विद्या जो है, एजुकेशन जो है, वो आपको लड़ना सिखाती है, और लड़ना तो तुम समझते होगे क्या है? बोले हाँ, क्या है लड़ना? बोले मारना पीटना। अब बच्चे को इतने सारे अर्थ तो आते नहीं। माँ ठीक ही बोल रही है कि लड़ना कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। लड़ना सॉल्यूशन, मतलब किसी समस्या से लड़ना माने उसका सॉल्यूशन ढूंढना, ये भी अर्थ में इस्तेमाल होता है। किसी को मार पिटाई कराओ, ये भी लड़ने में इस्तेमाल होता है। अब बच्चे को क्या पता बेचारा, वो कंफ्यूज होता है कि अच्छा लड़ना मतलब ऐसे डिसुम डिसुम करना है, या दिमाग लगा के लड़ना है, या समस्या से लड़ना है और सॉल्यूशन ढूंढना है। वो बेचारा बहुत उलझ जाता है इन सब चीज़ों में, है ना। तो चलो आशुतोष राणा जी तो थोड़ा एक विशेष बुद्धि के बच्चे रहे, तो चल गई उनकी बात। लेकिन अब ज़्यादातर लोग तो कहाँ, और उनके माँ बाप भी कोई इतने समझदार नहीं होते जैसे उनकी माँ समझदार कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही है। उस नई व्यवस्था में कोई किसी के ऊपर प्रेशर डालने का मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। अभी आज तो मतलब पड़ता है कि माता पिता बाध्य हैं जोर डालने पे, बच्चा भी अपने ऊपर जोर डालने पे बाध्य है, गुरुजन भी उसके ऊपर जोर डालने पे बाध्य हैं बेचारे, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी हो रखी है। व्यवस्था ही बाध्यकारी वाली है? सहज वाली व्यवस्था नहीं है, स्वेच्छा वाली व्यवस्था नहीं है, रुचि अनुसार वाली व्यवस्था नहीं। क्या है? बाध्यकारी वाली, कि मैं आपको बाध्य करूं किसी चीज में, और फिर दूसरी चीज में आप मुझे बाध्य करो। एक चीज में दुकानदार खरीदार को बाध्य करता है, दूसरी तरफ खरीदार दुकानदार को बाध्य करता है, पति पत्नी को बाध्य करता है, पत्नी पति को बाध्य करती है। अभी आपने देखा एक पति ने बाध्य किया तो अतुल सुभाष जो हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या उनको करनी पड़ गई। कहीं पति पत्नी को बाध्य करते हैं तो पत्नी को सुसाइड करना पड़ता है। अभी जो जीवन चल रहा है वो बाध्यकारी जीवन है, मजबूरी वाला, कंप्रोमाइज वाला, है ना। आप किसी से जाके बात करोगे तो बोलेगा देखो भाई जीवन में कंप्रोमाइज तो करने पड़ते हैं, बिना कंप्रोमाइज की जिंदगी नहीं चलती, अमीर की भी। लेकिन जिस
व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ कंप्रोमाइजेशन नाम कभी नहीं, वहाँ कोई बाध्यता नहीं, वहाँ कोई मजबूरी नहीं। जन्म से लेके और जब तक भी आपका जीवन है, जैसे आप चाहेंगे वैसे आपका जीवन चलता रहेगा। ये ऐसी व्यवस्था है जो हर व्यक्ति के लिए उसके हिसाब से मोल्ड हो जाएगी। आपकी जैसी भी पर्सनैलिटी है, जैसी भी रुचियाँ हैं, जैसे भी कुछ है, जैसे भी आप जीना चाहते हैं, ये व्यवस्था आपके लिए आपके हिसाब से मोल्ड होती रहेगी। इतनी सॉफ्ट, इतनी लचीली व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था किसके लिए हम लोग बनाते हैं? लोगों के लिए। और अगर लोगों के ही हिसाब से नहीं है तो मतलब क्या हुआ ऐसी व्यवस्था का? वो तो बाध्यकारी व्यवस्था होगी, मजबूरी वाली व्यवस्था होगी। तो आशुतोष जी की बातों से हम लोग ये समझ सकते हैं कि उन्होंने भी कितनी मजबूरियाँ सही होंगी, उन विषयों को भी पढ़ा होगा जिनमें उनकी रुचि नहीं थी। फिर कहाँ-कहाँ जॉब के लिए और वो के लिए वो तो चलो सफल हो गए, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में तो इस रूप में कम से कम वो सक्सेस हो गए। उसके बावजूद भी वो कितनी सारी मजबूरियों से गुज़रे होंगे और अभी भी गुज़र रहे होंगे। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनका इंटरव्यू लूँगा और पूछूँगा कि अभी भी क्या-क्या मजबूरियाँ बची हैं, क्योंकि ऐसे जो मुखर लोग हैं, वो अपनी जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को मुखर होके बताते हैं और इसलिए बताते हैं ताकि उन पे अध्ययन, चिंतन, मनन हो और हम समझ सकें कि अब हम आगे और क्या ठीक करें और किस चीज़ को कंटिन्यू करें। ये चीज़ें। तो आशा है आपको मैं जो कहना चाहता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे फिर आपसे वार्तालाप होगी। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, किन्हीं को लाइव चर्चा में आना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे उसमें बता सकते हैं।